नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। और आप सभी यहाँ पर अपनी छुट्टियों के बाद फिर से एकत्रित हुए हैं अपनी क्लास में और पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने सारे सब्जेक्ट्स को। तो देखिए, हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर आपके कुछ चैप्टर्स और व्याकरण का कुछ पार्ट जो है हिंदी में कंप्लीट आप लोगों को करा दिया था। और यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे अपने लास्ट जो हमने सेशन यहाँ पर अटेंड किया था उसमें। तो आप सभी को यदि याद होगा, आपने कहीं पर अगर नोट डाउन कर रखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही बड़ा टॉपिक था, जिसमें मैंने सबसे पहले आपकी शुरुआत की थी आपके हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो जिसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में पढ़ा, व्याकरण के बारे में पढ़ा। तो व्याकरण के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा पढ़ी और हमने कहा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को एक तरह से शुद्ध रूप को प्रयोग करने का या का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो उसमें हमने बताया कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, यानी कि इन 3 अंगों के द्वारा हम व्याकरण को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं यदि हमें व्याकरण के इन 3 अंगों का अच्छे से ज्ञान है तो। क्योंकि हमने कहा व्याकरण ही वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, कि हमने भाषा को कैसे शुद्ध रूप में बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, समझना है, सुनना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो इसके जो 3 मुख्य भाग थे उनमें सबसे पहला था वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी थी। जिसमें सबसे मेन टॉपिक आते हैं आपके स्वर और व्यंजन। तो क्लास 9th में अब आप हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक आपकी क्लास 2-3 के हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई चीज पढ़नी है अच्छे से तो उसके बेसिक्स आपको अगर क्लियर नहीं होंगे तो वो आपको आगे समझ नहीं आएगी। तो ये एक बेसिक नॉलेज है कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों का तो एक तरह से जो आपका वर्ण विचार टॉपिक है, इसमें हम पूरा एक तरह से वर्णों के आकार, वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण। देखिए, उच्चारण में कई बार हम क्लास 9th की ही क्या, क्लास 12th भी अगर हम पास कर लें, अगर हम गलत उच्चारण कर रहे हैं शब्द का तो हम वही उच्चारण लास्ट तक करते रह जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हमें वर्ण विचार में सीखनी होती है। वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, वर्णों की बनावट क्या होती है, वर्णों का आकार क्या होता है, वर्णों, तो ये सब चीजें। उसके बाद वर्ण कंप्लीट करने के बाद हमने वर्ण के जो 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन, वो भी हमने क्लियर किए। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आया हमारा शब्द। शब्द क्या होता है, हमने कहा कि वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक जो मेल होता है वो शब्द कहलाता है। यानी कि वर्णों को आप जब व्यवस्थित रूप से करें, एक तरह से सार्थक रूप से व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, वो आपका शब्द कहलाएगा। जैसे मैंने काफी सारे एग्जाम्पल दिए। और उसके बाद आता है शब्दों के भेद। अब शब्द तो बहुत सारे तरह के होते हैं, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कई तरह से शब्दों के भेद आपको बताए। जैसे मैंने कहा एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, यानी कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, रचना की दृष्टि से शब्द भेद, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, ये सारी चीजें हमने क्लियर की। उसके बाद जो हमने अगला पढ़ा, वो हमने अगला पढ़ा आपका व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से। अब देखिए, एक तो हमने पढ़ दिया कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, उसके बाद हमने जो आपका उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द,
ठीक है। रचना की दृष्टि से योग शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से, अब यही है व्याकरणिक विवेचन क्या होता है। तो देखिए जब हम शब्दों को प्रयोग करते हैं, अब देखिए एक तरह से आपका पूरा जब वाक्य बन जाता है, पूरा वाक्य जब हम पढ़ लेते हैं तो उसमें क्या होता है, शब्द अलग अलग शब्द होते हैं एक वाक्य में। तो जब अलग अलग शब्द होते हैं यानी कि कहीं पर कोई क्रिया शब्द भी होगा जो काम को करने को बताएगा, कहीं पर आपका विशेषण शब्द होगा जो विशेषता को बता रहा होगा, कहीं पर संज्ञा शब्द होगा, कहीं पर सर्वनाम शब्द होगा, कहीं पर आपका क्रिया विशेषण होगा। तो इस तरह से जो बहुत अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, यानी कि जो कोई विशेषता बता रहा है, कोई संज्ञा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उसी के आधार पर हमने जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को हमने 8 भेदों में यहाँ पर बांटा था। 8 भेदों में बांटा था, यानी कि पूरे व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों को हमने 8 प्रकार का बताया। ठीक है। अब उन 8 प्रकारों को समझने के लिए, क्योंकि 8 प्रकार के हैं, तो आठों को समझने के लिए हमने उनको फिर से 4-4 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4-4 के भाग में हमने बांट। 4 हमने रखा विकारी शब्दों के अंतर्गत और 4 को हमने रखा अविकारी शब्दों के अंतर्गत। अब देखिए हमने यहाँ पर अपने जितने विकारी शब्द थे, अब विकारी शब्द ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्द, ठीक है, विकारी शब्द हमने यहाँ पर क्या बताया था, विकारी, विकार, ठीक है, क्या बताया था हमने इसका अर्थ, विकार का अर्थ होता है कोई परिवर्तन, कोई त्रुटि, कोई चेंज। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो चेंज लेकर आ जाते हैं अपने आप में, उन्हें कहते हैं विकारी। ठीक है। अब जैसे संज्ञा है, संज्ञा शब्द कितने क्या है, ये सारे विकारी है। अब इसमें मैंने आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिया था संज्ञा का। देखिए भले ही ये आपकी छोटी क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई चीज पढ़नी है तो आपको बेसिक्स तो जरूर क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको रखा हमने विकारी में, और जो 4 थे उनको रखा हमने अविकारी में। अविकारी जिसको हम अव्यय शब्द भी कहते हैं, अविकारी इसी को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है। 4 को रखा विकारी में और 4 को रखा हमने अविकारी में। विकारी में हमने रखे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और अविकारी में हमने रखा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो ये हमने अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया था, जिसमें हम संज्ञा पढ़ चुके थे, सर्वनाम पढ़ चुके थे, विशेषण पढ़ चुके थे। आप सभी को यदि ध्यान होगा तो हम अपने 3 टॉपिक यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके थे, संज्ञा, शब्द, सर्वनाम और विशेषण और आपका क्रिया। ये 3 टॉपिक जो अच्छे से हमारे क्लियर हो गए थे। चौथा टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, वो हमारा था क्रिया। ठीक है। अब देखिए, देखने के लिए आपको लगता है कि ये क्रिया बहुत ही इजी है, टॉपिक आपको लगता है कि इजी है। ठीक है। तो आप में से ही जो कई बच्चे हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया, और अक्सर ऐसा होता भी है कि हम सोचते हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, इनकी हम अगर एक एक लाइन की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल याद करते हैं, हमें लगता है कि हमें संज्ञा भी पता है, सर्वनाम भी पता है, क्रिया भी पता है, विशेषण भी पता है। लेकिन जब वही चीज हमारे एग्जाम में आती है, और एग्जाम में जब आती है तब हम उसको क्या करते हैं, सही करेक्ट आंसर हम उसका नहीं दे पाते। रीजन है कि हमें केवल उसकी परिभाषा पता है। हाँ, अगर हम पता है कि राम दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है जो है वो क्रिया है, बाकी हमें नहीं पता कि ये किस तरह की क्रिया है। ठीक है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है। ठीक है।
तो इसीलिए हमने यहाँ पर अपना जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 9th और क्लास 10th में जो आपका ये एग्जाम में भी आता है कि इसमें क्रिया शब्द छाट कर लिखिए और क्रिया का भेद बताइए। क्रिया शब्द छाट कर लिखिए और क्रिया का भेद बताइए। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे और मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपको सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी जो हमने अपने लास्ट सेशन में छोड़ी थी, यानी कि जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने तब क्लास अटेंड की थी, नहीं की थी, उन्होंने अगर नोट डाउन किया भी था तो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अगर उनके पास मैटर है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोर नाच रहा है, लड़की पत्र लिखती है, सूरज निकलता है, नेहा ने चावल बनाए, अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर केवल इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एटलीस्ट जो शुरुआत है, जो बेस है, वो क्लियर आपको हो जाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आपको आसानी से आप बता सकते हैं कि जो जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं वही आपके क्रिया है, क्योंकि क्रिया का मतलब आपको पता है, जब किसी काम के करने या होने का बोध जहां पर होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब मोर नाच रहा है, क्रिया है। लड़की पत्र लिखती है, क्रिया है। सूरज निकलता है, क्रिया है। नेहा ने चावल बनाए, क्रिया है। अध्यापक पढ़ाते हैं, क्रिया है। तो जितने भी यहाँ पर हमने लाइंस को अंडरलाइन किया है वो सब क्या है, हमारी क्रिया है। वो सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि वाक्य में जिस शब्द से हमें कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इसी से हमने परिभाषा बनाई थी। ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं, ये हमने परिभाषा बनाई। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ईशान गेंद। अब ये क्या बताया था मैंने, ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो क्रिया होती है एक तरह से उसके बिना, क्योंकि वाक्य में क्रिया का होना कितना आवश्यक है वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया कि एक वाक्य में क्रिया का होना कितना जरूरी है। और जब तक क्रिया अगर वाक्य में नहीं होगी तो आप वाक्य एक तरह से सार्थक वाक्य नहीं होगा, अपूर्ण वाक्य होगा, वाक्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल दिया था ईशान गेंद। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि क्रिया का अभाव है और इसीलिए ये एक अपूर्ण वाक्य है। उसके बाद मैंने उसको कंप्लीट किया, ईशान गेंद खेल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्रिया के साथ है और कैसा है, पूर्ण वाक्य है। ठीक है, तो क्रिया का होना कितना ज्यादा जरूरी है ये भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि किसी भी वाक्य में क्रिया क्यों होनी चाहिए। किसी भी वाक्य में क्रिया होनी चाहिए क्योंकि वाक्य तभी पूरा होगा जब उसमें क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा सबसे पहले कि धातु क्या है। अब धातु क्या है, हमने कहा क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप अर्थात यानी कि जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ होता है, मूल रूप जो होता है। एक तरह से अगर कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो फिर वो सामान्य क्रिया हो जाती है, लेकिन ये क्रिया का मूल रूप है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पढ़, यहाँ पर पढ़ना, पढ़ती नहीं लिखा हुआ, लिख, चल, खा, जा, गा, पी, उठ, बैठ, हंस, दौड़, जग, सो, सारे शब्द क्रिया है। सारे शब्द क्रिया है, लेकिन कैसी है, क्रिया का मूल रूप है जिसको कहते हैं धातु। ठीक है, तो अब देखिए क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है, धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे आप, हमने देखा, मैंने लिखा है पढ़, ना प्रत्यय जोड़ेंगे। अब उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ाए थे लास्ट सेशन में, यानी कि आपकी क्लास 8 में। यहाँ पर भी आपको मैं जरूर रिवाइज करवाऊंगी उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए पढ़ ना, पढ़ना, लिख ना, लिखना,
चलना, चलना, खाना, खाना। ठीक है, इसी तरह से ये आपका क्रिया का सामान्य रूप हो गया। चलना, खाना, लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, ठीक है, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया के सामान्य रूप। और धातु क्या होता है ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। उसके बाद क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा आपको बताए रचना के आधार पर क्रिया के भेद। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा आपको मैंने बताया रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, पहला आपका जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, उसमें हमने आपको क्रिया के भेद यहाँ पर बताए कि दो मुख्य रूप से आपके भेद होते हैं क्रिया के। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते तथा क्रिया का फल पूर्णतः कर्ता पर पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता और वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा सो रही है, नेहा सो रही है, यहाँ पर जो क्रिया का फल है, ठीक है, जो क्रिया का फल है वो आपका सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अकर्मक क्रिया आपको क्लियर की। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे पिताजी पिताजी जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं। अब रहे हैं शब्द क्या है, आदर सूचक बहुवचन है, आदर सूचक। ठीक है, ये यहाँ पर बहुवचन शब्द ना होकर ये क्या है, आदर सूचक। आदर सूचक यानी कि ये आदर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जा रहा है नहीं लिखते, ये पिताजी जा रहे हैं। उसके बाद चिड़िया उड़ रही है, मोहन हंस रहा है, ये सब स्वर आपके सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। उसके बाद अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक तरह से यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था। तो देखिए ये रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम क्या पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में, क्या पढ़ा था हमने तब, जो हमने तब छोड़ दिया था। क्योंकि बच्चों को काफी बार जो है काफी लंबे गैप के बाद वो स्कूल आते हैं और उनको वो सारी चीजें याद नहीं रहती हैं जो उन्होंने पढ़ा था। और इससे क्या होता है, अब आपका देखिए एक तरह से पूरा टॉपिक जो है रिवाइज हो चुका है कि क्या पढ़ रहे थे आप अपने लास्ट सेशन में। तो जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया था वो अपने आसपास वालों से नोट कर सकते हैं और यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना आप जरूर नोट डाउन करेंगे अब यहाँ से। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा कि अकर्मक क्रिया की पहचान। अब देखिए अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनमें कोई कर्म नहीं होता, यानी कि क्रिया का सीधा फल जो है कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए हमने उनको अकर्मक क्रिया बताया। लेकिन पहचान कैसे करेंगे, अब पहचान के लिए हमें क्या करना होगा, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ कि क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या लगाकर, क्रिया के साथ क्या लगाकर, यदि आप क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, करने पर, ठीक है, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उसका उत्तर नहीं, ठीक है, यदि उसका उत्तर ना मिले
या नहीं मिले या नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं कि वह आकर्मक क्रिया है। तो वह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उसका उत्तर यदि आपको ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि उसमें आपने क्या लगाकर प्रश्न करना है, और यदि उत्तर आपको नहीं मिलता है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, बच्चा रोता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बच्चा रोता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर प्रश्न करेंगे, क्या रोता है? क्या रोता है? ठीक है, क्या रोता है? तो यहाँ पर आपका जो बच्चा रोता है, ये जो आपका शब्द है, इसका हमने यहाँ पर प्रश्न किया, क्रिया के साथ हमने क्या लगाकर प्रश्न किया। तो जब हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये आपकी अकर्मक क्रिया है। तो यानी कि जहां पर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वहां पर आपका क्या है, अकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्म है ही नहीं। ठीक है, कर्म है ही नहीं तो आपको उत्तर कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख कर लाएंगे। यहाँ पर इससे आपको क्या होगा कि आप खुद से रिवाइज करेंगे घर पर एक बार इसको, और फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख कर लाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसे भी साथ के साथ आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। देखिए, प्रश्न था बच्चा रोता है, और उसका हमने यहाँ पर उत्तर ढूंढा तो हमें उत्तर नहीं मिला, कि यहाँ पर जहां पर हमें उत्तर नहीं मिलता है वहां पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा, सकर्मक क्रिया। क्लियर हुआ आपको अकर्मक क्रिया? पहला भेद आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, अकर्मक क्रिया कि जहां पर कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक, ठीक है, सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अब आप ये देख लीजिए पहले। जैसे मैंने अ कहा था तो यहाँ पर है स का होता है साथ, का अर्थ होता है साथ, कर्मक अर्थात कर्म के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया यानी कि जहां पर कर्म उपलब्ध है, जहां पर कर्म है उसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, जहां पर कर्म है उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, अर्थात हमें पता चलता है कि यहाँ पर कर्म है। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कर्म है, इसीलिए हमने इसको कहा सकर्मक क्रिया।
अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगी, ध्यान पूर्वक देखिएगा उदाहरणों को। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर ध्यान पूर्वक, सकर्मक क्रिया की बात हो रही है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अगला देखिए, नेहा टीवी देख रही है। इसी तरह से प्रणव ने पत्र लिखा। अगला है पिताजी मिठाई लाए हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया की बात हम कर रहे हैं, जहां पर क्रिया जो है में कर्म उपलब्ध रहता है, कर्म की अपेक्षा की जाती है। आयुष पढ़ रहा है, तो आप देखिए आप यहीं पर उत्तर बता सकते हैं, आप यहीं पर बता सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है या नहीं। कैसे? आप बिल्कुल सेम चीज प्रश्न करेंगे। कैसे पहचान करेंगे? क्या प्रश्न करेंगे? क्या आयुष पढ़ रहा है? आयुष क्या पढ़ रहा है? प्रश्न करेंगे, आयुष क्या पढ़ रहा है? उत्तर मिलेगा आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। उत्तर क्या मिलेगा आपको? आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा देख रही है। क्या देख रही है नेहा? टीवी देख रही है। ठीक है, प्रणव ने क्या लिखा? प्रणव ने क्या लिखा? प्रणव ने पत्र लिखा। पिताजी क्या लाए हैं? पिताजी क्या लाए हैं? तो आप आंसर देंगे पिताजी मिठाई लाए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न कर सकते हैं, और जब आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब देखिए हमने पहचान भी यहीं पर कर ली सकर्मक क्रिया की, कि हमने कहा कि जब हम किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो आप वहां पर क्रिया से एक तरह से पहले आप क्या किसे किसको यदि आप लगाएंगे, ये लगाकर यदि आप प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त यदि हो जाता है तो तब मान लीजिए कि वो आपकी सकर्मक क्रिया है, यानी कि उस वाक्य में आपका कर्म जो है वो उपलब्ध है, यानी कि उस वाक्य में आपका कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए पहचान भी यहाँ पर हो गई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको आगे पहचान के लिए आपको देखना पड़ेगा कुछ, लेकिन फिर भी आप कुछ और वाक्य यहाँ पर लिख कर लाएंगे और उसमें आप बताएंगे कि किस तरह से आप सकर्मक क्रिया की पहचान कर। तो इस तरह से आज का जो हमारा ये सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। जितना भी हमने आज पढ़ाया, यानी कि जो भी हमने शुरुआत से क्रिया के विषय में जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये पूरा टॉपिक आप एक बार घर से रिवाइज करके आइएगा, और उसके बाद जो कुछ भी ये नोट किया है, जो कुछ होमवर्क दिया है, उसको भी कॉपी में नोट करके आइएगा। कोई भी डाउट होता है उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी आपके लिटरेचर से जुड़ा हुआ पाठ भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ।